गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 3 का लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लेक्चर 4 में क्या है। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स पढ़े थे, जो हमारी क्लासेस हुई थी, उसमें हमने सबसे पहले क्या बताया था। सबसे पहले हमने ये बताया था कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, मतलब कौन कौन सी चीजें आपने, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया, जैसे न्यूलैंड, डॉबर्नियर, मेंडलीफ। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं इस चीज को जाना। मेटल किधर है, नॉन मेटल किधर है, मेटलाइट्स किधर हैं, और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे, सिंबल्स कौन कौन से हैं, एटॉमिक नंबर कौन कौन से हैं, इस चीज को पढ़ा। फिर लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा कि 100 के आगे के एलिमेंट्स को यदि हमें नेमिंग देना है तो उन्हें नाम देंगे, तो हम किस तरीके से नाम देंगे, उसके लिए अलग तरीके से टेबल बनाई गई और उसको बताया गया। अब उसके आगे देखिए क्या स्टार्ट होता है। उसके आगे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या मतलब है पीरियोडिक ट्रेंड? ये सब आपको पता है, जैसे अपन आजकल बोलते हैं भाई ये ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड का मतलब कि पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब कि यदि हम किसी भी टेबल में यदि हम पीरियड में चलें, पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट जाएं, या ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आए, ठीक है, तो यदि हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या चीज, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी किस तरीके का चेंज शो कर रही है। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब होता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, ठीक है। पीरियोडिसिटी का मतलब है, या पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब है रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। क्या मतलब हुआ कि रेगुलर इंटरवल के बाद एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जा रहे हैं, दूसरे पीरियड से तीसरे पीरियड में जा रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसमें उसका जो रिपीटेशन हो रहा है वो रिपीटेशन किस तरीके का हो रहा है कि यदि हम ऊपर से, यदि हम फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में जाते हैं या सेकंड ग्रुप से थर्ड ग्रुप में जाते हैं, ठीक है, या पीरियड में जाते हैं, तो जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है। और पीरियोडिसिटी क्यों दिखा रहा है? पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, जैसे हमने कहा था कि एक ग्रुप में, मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम का मतलब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम है। जैसे हमने पढ़ा था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था। तो यदि आप इनका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सबका देखेंगे कि लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 में कैसे आएगा 1s2 2s1। इसमें यानी ये सेकंड पीरियड में तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, इस वाले का 3s1 होगा, इस वाले का 4s1 होगा। तो जो इनका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर टाइप का है, इसलिए ये पीरियोडिसिटी को क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब पीरियोडिसिटी में हम जिन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। सबको पता है रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो रेडियस की डेफिनेशन है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये आपका एक एटम है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। तो एक एटम की रेडियस क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से वैलेंस शेल तक, ठीक है। अब जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो उसमें आपके पास आती है कोवलेंट रेडियस, ठीक है। कोवलेंट रेडियस क्या होती है? कोवलेंट रेडियस का मतलब देखिए, कोवलेंट रेडियस का मतलब यदि दो एटम एक मॉलिक्यूल में कोवलेंटली बॉन्डेड है, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग, ठीक है। तो एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये मान लीजिए कोवलेंट है, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें दो एटम है, दो एटम ने मिलकर क्या बना रखा है, एक मॉलिक्यूल बना रखा है।
तो कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। कि दो एटम यदि कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं तो उनके न्यूक्लियाई का जो हाफ होगा, इट इज दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इट इज दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसका जो हाफ है वो क्या होगा? कोवलेंट रेडियस को बताएगा। समझ में आ रहा है? कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में ये एक एटम ए है, ये एक एटम बी है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी? आर ए बी होगी, आर ए बी। इसकी डिस्टेंस आर है, इसकी आर बी, और ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दोनों का जो हाफ होगा वो कहलाएगी कोवलेंट रेडियस, ठीक। उसके बाद आपके पास है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या है? इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल्स इन मेटालिक लेटिस। मेटालिक लेटिस किस में निकलती है? मेटालिक लेटिस में। यानी ये एक लेटिस है, लेटिस का मतलब एक जालक, जालक का मतलब एक बहुत बड़ी सी स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी सी संरचना जिसमें बहुत सारे मेटल्स जो है वो पास पास अरेंज है, ठीक है। तो जब ये बहुत पास पास जो मेटल्स अरेंज हैं तो इसमें से कोई भी दो एडजेसेंट मेटल एटम्स ले लीजिए, कोई भी दो एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब जो दो पास पास में सटे हुए हैं, किन्हीं भी दो मेटेलिक एटम की सेंटर से, दोनों एटम की सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगी उसका जो हाफ होगा, मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दोनों के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल्स इन मेटालिक लेटिस। फिर उसके बाद है वॉन डर वाल्स रेडियस। अब वॉन डर वाल रेडियस क्या होती है? देखिए वॉन डर वाल रेडियस का मतलब है कि आपने देखा होगा जब हमने 10th में थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं तो हम नोबल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं या इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं? जो एटम के फॉर्म में रहती हैं, जो अकेले एटम में रहती है। इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। वो रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है? NH2NP6। NH2NP6 का मतलब उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो जो वॉन डर वाल रेडियस है, सबसे पहली बात है वो नोबल गैसेस के लिए जनरली निकाली जाती है। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ये नोबल गैसेस के लिए निकाली जाती है। ये क्या होती है? इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए दो मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होगी वो तो क्या होगी? कोवलेंट रेडियस होगी। लेकिन ये जो दो पास पास वाले एटम्स हैं, इन दो पास पास वाले एटम्स की न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा दैट इज कॉल्ड वॉन डर वाल रेडियस। क्या लिखा है? इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये उस डिस्टेंस का आधा है बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। ये भी एक नॉन बॉन्डेड एटम है और ये भी एक नॉन बॉन्डेड एटम है। टू नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ये पास के मॉलिक्यूल है, ये भी पास के मॉलिक्यूल। तो दो पास के मॉलिक्यूल्स जिनके दो एटम जो कि नॉन बॉन्डेड हैं, उन नॉन बॉन्डेड एटम का जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा दैट विल बी वॉन डर वाल रेडियस, ठीक है। तो जो वॉन डर वाल रेडियस है वो सबसे ज्यादा होती है, मेटालिक रेडियस उससे कम होती है और कोवलेंट रेडियस जो है वो सबसे कम होती है,
ठीक है। उसके बाद फोर्थ टाइप की रेडियस आती है, दैट इज आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस क्या है? आयनिक रेडियस देखो, आयनिक रेडियस का मतलब जैसा नाम से पता पड़ रहा है कि आयन की रेडियस, और आयन कब बनते हैं? यदि कोई एटम है, मान लीजिए एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो किसमें बदल जाएगा? एनायन में बदल जाएगा। और एक एटम जो है यदि उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो वो किसमें बदल जाएगा? कैटायन में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है? यहाँ पर तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन्स कि साइज क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर क्या होता जा रहा है? यहाँ पर जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो आयनिक रेडियस में, आयनिक रेडियस का मतलब है कैटायन की रेडियस। यदि कैटायन है, कैटायन का मतलब धन आयन है, सेंटर से लेकर, न्यूक्लियस का जो सेंटर है उससे लेकर वैलेंस शेल की तक जो भी डिस्टेंस होगी वो कैटायन की रेडियस कहलाएगी। और एनायन में क्या है? उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट करने पर वैलेंस शेल से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एनायनिक डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आयनिक रेडियस हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज और बताइए मैंने आपको कि जो एनायन होता है ऑलवेज बिगर देन पेरेंट एटम। क्या मतलब हुआ कि कोई भी एनायन है, जैसे मान लो सोडियम है। अब आप देखो कि सोडियम का मतलब, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब यदि मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसका तो क्या हो गया? इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। यदि इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? शेल में आते हैं, तो साइज क्या हो गया? बढ़ गया। तो एनायन जो है वो हमेशा पेरेंट एटम से साइज में बड़ा होगा। लेकिन यदि मान लो यही एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता तो अब क्या बनता? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता तो पॉजिटिव आयन बनता, और पॉजिटिव आयन बनता तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 10 हो जाते। और इलेक्ट्रॉन यदि 10 हो जाते तो क्या होता? अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ जाता। तो जो आयनिक रेडियस है उसमें आयन बनते हैं, और आयन की जो भी रेडियस होती है दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। ठीक है, कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। क्या मतलब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज? देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जो हमने पढ़ी थी उसका हमने सेकंड चैप्टर में भी उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजातियां जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में है। जैसे मान लो मैंने 3 स्पीशी दी है, 3 प्रजातियां दी हैं। एक है O-2, एक है F-1 और एक है नियॉन। ठीक है, O-2 का मतलब क्या है? O-2 का मतलब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो कितने हो गए? 10। फ्लोराइड का कितना है? 9 और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिए तो 10। और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? इसके 10। ठीक है, तो ये 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यानी इसका मतलब ये तीनों प्रजातियां कौन सी सीरीज को बिलोंग कर रही हैं? ये तीनों ही प्रजातियां जो है, स्पीशीज जो हैं, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज को बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि सब में क्या है? 10-10-10 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि आपसे मान लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये जो 3 स्पीशीज दी है इसमें साइज का ऑर्डर पूछ लेता है कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, उससे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। तो सबसे बड़ा साइज इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। अभी आपको बताया था कि देखो यहाँ पर ये कैसा है? ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है ना। ठीक है, ये माइनस है और ये माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन इसमें माइनस का 1 चार्ज है, इसमें माइनस का 2 चार्ज है। तो अभी बताया था एनायन जो होते हैं वो ऑलवेज बिगर इन साइज, ऑलवेज बिगर इन साइज देन पेरेंट एटम। तो साइज जो है वो O-2 का सबसे बड़ा होगा, फ्लोराइड का उससे कम होगा और नियॉन का सबसे कम होगा। ठीक है, अब हम यदि ये रेडियस, अब हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे? एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे। तो एटॉमिक रेडियस में हमने 4 टाइप की रेडियस पढ़ ली। ठीक है, अब ट्रेंड पढ़ रहे हैं। ट्रेंड का मतलब पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब यदि हम कहाँ जाएं? यदि हम जाएं, देखिए ये पीरियोडिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं कि यदि हम पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड का मतलब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, पीरियड पता है आपको? पीरियडिक टेबल में पीरियड का मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस जो थी कि यदि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होती जा रही है? एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है, साइज जो है वो कम होता चला जा रहा है। कैसे? ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। इस तरीके से साइज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्यों?
अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्यों इंक्रीज होता चला जा रहा है? देखिए इधर से इधर जाने में हम क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो किस हिसाब से अरेंज किया गया है? वो इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, और प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता जा रहा है, यदि तो प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते जाता है, जिससे क्या होता चला जाता है, साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, यदि हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में, ग्रुप का मतलब है यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता जा रहा है, ये है, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे भी बड़ा और है, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि शेल नंबर इंक्रीज होता चला जा रहा है, कि ऊपर से नीचे जाने पर पीरियड जो शेल है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो शेल बढ़ने के कारण क्या होता जा रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो आपसे ट्रेंड पूछा जाता है एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताइए, तो आप बताएंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और वी कैन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता चला जा रहा है, जो साइज है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। और यदि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो शेल नंबर जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट यदि वो अपने ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब जैसे वो रहता है वो, और किसमें है, गैसियस फेज में है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला कोई एलिमेंट है गैसियस फेज में, किसी से वो कनेक्टेड नहीं है, उस टाइम पर उससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, हमने मान लीजिए एक एक्स एलिमेंट है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर ये किस में बदल गया, कैटायन में बदल गया। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, 1 हो गई। 1 क्यों हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकाला इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इज 1। ठीक है, अब क्या किया, अब हमने, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कि किसी भी गैस या किसी भी एलिमेंट जो कि कैसा है, आइसोलेटेड गैसियस फेज में है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब मान लीजिए एक एलिमेंट से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और वो किस में बदल गया, कैटायन में, और फिर अब इस कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन आपने और निकाला तो वो किस में बदल गया, X+2 में। इसका मतलब ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 थी, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 है। ठीक, ऐसे यदि हम इससे एक और निकालेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास एक आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 है, एक 2 है, एक 3 है। अब क्या होगा कि आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सी ज्यादा होगी, तो आप कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको, जैसे ये सोडियम है, सोडियम एक न्यूट्रल एलिमेंट है। ठीक है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। ठीक, अब क्या हुआ, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने इसी वाले को एटम को लिया, तो इसमें 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाला, तो जब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकाला तो अब क्या हुआ, अब इसमें इलेक्ट्रॉन रह गए 9। ठीक है, तो अब आप देखो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड है, दोनों में क्या होगा, यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे,
जबकि यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, देखो ये यहाँ पर 11 प्रोटॉन बैठे हुए हैं और ये 11 ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, तो बराबर बराबर का अट्रैक्शन फोर्स है ना दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि प्रोटॉन तो 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, तो यहाँ पर कौन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है तो क्या चीज बढ़ गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज क्या हो जाएगा, उतना ही छोटा हो जाएगा, और साइज जितना छोटा हो जाएगा आईपी जो है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये जो टर्म बताइए IE1, IE2, IE3, ये सब क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज है कि एक में एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर उससे दूसरा निकाला, फिर उसी से तीसरा निकाला, फिर उसी से चौथा निकाला, तो हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेंड देखो कि यदि हम पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। अभी अभी आपको बताया था एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जा रहा है बाएं से दाएं जाने पर। यदि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो क्या चीज बढ़ रही है, एटॉमिक का साइज डिक्रीज होता चला जा रहा है। साइज कब डिक्रीज होगा, जब न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हो या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होगा, ठीक है। और यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा, आईपी बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए साइज छोटा है, इधर से इधर जा रहे हैं, साइज कम होता जा रहा है। साइज कम होता जा रहा है तो मतलब न्यूक्लियर का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जो प्रोटॉन्स है उनका जो फोर्स है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके कंट्रोल में होंगे, प्रोटॉन के कंट्रोल में होंगे, न्यूक्लियस के कंट्रोल में होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। और यदि वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको बाहर निकालने के लिए, तो आईपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि हम ग्रुप में जा रहे हैं, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर अभी हमने पढ़ा था शेल बढ़ रहा है। शेल का मतलब साइज बढ़ता चला जा रहा है। साइज जितना बड़ा होगा, जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, और न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ। ये पूरा थ्योरेटिकल भी है बट समझने का भी है कि एक एटम ऐसा है और एक एटम इतना बड़ा है। अब बताओ, जो प्रोटॉन दोनों में मान लो सेम है, इसका साइज छोटा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास में होंगे ना, तो पास में होंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ज्यादा होगा, इफेक्टिव होगा यहाँ पर उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक इफेक्ट और भी काम करता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझिए। मान लीजिए ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, इस एटम में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं और बाहर जो आपकी शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे शेल बढ़ता है, शेल का मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, शेल बढ़ते जाते हैं, शेल बढ़ते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं, अंदर आते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बाहर नहीं आते इलेक्ट्रॉन, अंदर के ऑर्बिट्स में आते चले जाते हैं। अब अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, उनको नाभिक के आकर्षण से उसको बचाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, आपको ऐसे समझना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे आईपी जो है वो उतना ही कम होगा। आईपी क्या होगा, उतना ही कम होगा, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे बाहर के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे, तो बाहर जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी से ही बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स। कुछ फैक्टर और भी है। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है एक ऐसे एटम से जिसका कॉन्फ़िगरेशन है p3। मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और एक आपके पास ऑक्सीजन है 1s2 2s2 और 2p4, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालना, मतलब दोनों का आपको
आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? P3। और मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था कि वो कॉन्फ़िगरेशंस जो कि कैसे होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं या फुल फिल्ड होते हैं? हाफ फिल्ड होते हैं और फुल फिल्ड होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। और स्टेबल से एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा एक इफेक्ट और काम करता है, या फैक्टर काम करता है, दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट को देखिए आप। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? एस ऑर्बिट में, पी में, डी में, एफ में। एस जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, पी उससे थोड़ा दूर, डी उससे भी दूर और एफ उससे भी दूर। ठीक है, तो जो एस है उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, पी की उससे कम होती है, डी की उससे कम होती है और एफ की सबसे कम होती है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन ऑर्बिट्स जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा होगी, आईपी भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये फैक्टर्स अलग अलग जगह काम आएंगे, वो जब हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे तब आपको पता पड़ेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कह रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव आयन। क्या मतलब हुआ कि एक एलिमेंट है, वो भी किस फॉर्म में है? आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर, ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, आपके पास कोई एटम है जो कि न्यूट्रल है, गैसियस फेज में है, आइसोलेटेड है, मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, अकेला बैठा हुआ है गैस फॉर्म में, उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी बाहर निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसको हम डेल्टा एच से बताते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो तो वो फर्स्ट हो जाएगी। अब ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, तो ये तो प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब मान लीजिए आपके पास ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो किसमें बदल गया? नेगेटिव आयन में। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एनर्जी रिलीज व्हेन an electron is added to an isolated gaseous atom to convert it into negative ion, convert it into negative ion। ठीक है, अब नेगेटिव जो फर्स्ट बना, अब इस नेगेटिव में आपने एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड किया। अब जब आपने इस एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड किया तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया? -2 चार्ज आ गया। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस है, ये जो आयन है, यहाँ तो ये क्या था? एटम था, आप ऐसा मानिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये आयन है, और आयन भी कैसा है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा, लेकिन हमें इसको ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो यदि हम इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, हमें ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो यदि हम ही तो यानी कि इस प्रोसेस में ऊपर वाले में तो एनर्जी रिलीज हो रही है और नीचे वाले में एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। और यदि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि एनर्जी रिलीज होती है तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, और यदि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो प्रोसेस कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। तो दोनों जगह जो डेल्टा एच है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसको कैसे साइन से लिखा जाएगा? यदि माइनस है तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और यदि वो प्लस है तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, हमको देनी पड़ रही है सिस्टम को। वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं लेना चाह रहा? क्योंकि आप इसके पास माइनस चार्ज है, आप इसको इलेक्ट्रॉन और देंगे तो वो कैसा क्या करेगा? रिपेल करेगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि हम देना चाह रहे हैं तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस जो है इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, फिर ट्रेंड देखिए कि यदि हम पीरियड में जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो यदि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, एक ही बात है। इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा हुआ होगा आपके बुक में,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इसीलिए तो साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो यदि साइज छोटा हो रहा है तो जो न्यूक्लियस है वो क्या चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को, यदि आप उसको दोगे ना इलेक्ट्रॉन तो वो आसानी से ले लेगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की का जो प्रोसेस है वो कैसा है, फेवरेबल है, वो इलेक्ट्रॉन ऐड। और यदि इलेक्ट्रॉन एडिशन फेवरेबल है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एनर्जी यदि रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वापस बता रही हूं कि मान लीजिए आपके पास एक एटम है, ठीक है, वो एटम है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आप एक पीरियड में, ठीक, तो क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो साइज छोटा हो गया, और यदि साइज छोटा हो गया तो यदि आप उसको इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस या जो एटम है या जो एलिमेंट है वो फटाक से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और लेने के साथ साथ क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो कौन सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा फर्स्ट वाला, यानी एनर्जी रिलीज होगी। और यदि एनर्जी रिलीज हो रही है तो कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव। तो ये प्रोसेस फेवरेबल होने के कारण नेगेटिव जो है वो बढ़ जाएगी एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, अब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में, तो क्या हो रहा है, ऊपर से